गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। पिछले वीडियो पे मैंने कारक विभक्ति के बारे में चर्चा किया था। इस वीडियो पर मैं विभक्ति के बारे में और थोड़ा ज़्यादा बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से वीडियो देखें। तो विभक्ति जो होती है वो उसका जो संज्ञा है, उस संज्ञा में बोला गया है कि संख्या कारक बोधयत्री विभक्ति, मतलब जिससे संख्या का ज्ञान हो और कारक का ज्ञान हो, वही है विभक्ति। ये जो विभक्ति होती है वो 3 तरह की पाई जाती है: कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति और विशेषार्थ में जिस विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो पहले जान लेते हैं ये कारक विभक्ति क्या है। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति का पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रथमा विभक्ति, रामः गच्छति, यानी राम जा रहा है। तो यहाँ पे राम जो है यही करता है, क्योंकि अगर गच्छति से पूछा जाए, ये क्रिया है, गम धातु से उत्पन्न है। अगर गच्छति क्रिया को पूछे कौन जा रहा है, तो उत्तर मिलेगा हम लोगों को राम। तो राम हुआ कर्ता और कर्तृकारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो राम हो गया प्रथमा विभक्ति। अब द्वितीया, रामः पुस्तकं पठति। पठति पठ धातु से उत्पन्न है, तो ये यहाँ पर क्रिया है। क्रिया से पूछेंगे किम पठति, रामः किम पठति, पुस्तकं पठति। अतः पुस्तकं द्वितीया विभक्ति। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके लिए कर्मणि द्वितीया एक सूत्र भी होता है, वो उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। अभी हम लोग इतना ही जानते हैं कि कर्म कारक में द्वितीया का प्रयोग होता है और ये द्वितीया विभक्ति हुआ है यहाँ पर। तृतीया, रामः लेखन्या लिखति। लिखति लिख धातु से उत्पन्न है, तो ये यहाँ पर क्रिया है। तो केन लिखति, लेखन्या, तो ये हो गया करण और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग। एतत् पुस्तकं रामाय अस्ति। एतत् पुस्तकं कस्मै अस्ति, रामाय। तो रामाय हो गया संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। वृक्षात् फलं पतति। कस्मात् पतति, वृक्षात्। अतः वृक्षात् अपदान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब षष्ठी के बारे में बाद में बताऊंगा मैं, पहले सप्तमी को बताता हूँ। क्यों मैं षष्ठी को बाद में बताऊंगा, ये भी मैं बताऊंगा। तो सप्तमी में क्या होता है, वृक्षेषु फलानि सन्ति। कुत्र फलानि सन्ति, वृक्षेषु। तो ये हो गया अधिकरण, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। ये जो षष्ठी होता है, यहाँ पे देखो बोला गया है वाराणस्या नृपः। तो ये जो है ये कारक नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सम्बोधन और संबंध पद ये दोनों कारक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाराणस्या नृप है, दोनों में संबंध कैसा संबंध है, वाराणसी का राजा, वाराणस्या नृपः। तो यह पे स्वसामी भाव संबंध है। तो यहाँ पे इस संबंध के योग से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुआ है। तो ये विभक्ति जो है कारक के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से ब्रैकेट में अलग करके रखा है। तो ये स्वसामी भाव संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग आलोचना करेंगे उपपद विभक्ति के बारे में। उपो समीपे पदम उपपदम, यानी जो शब्द समीप पे रहने से विशेष विभक्तियों का प्रयोग होता है उसको कहते हैं उपपद विभक्ति। जैसे शिवाय नमः, तो शिव को नमस्कार। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कैसे हुआ, तो इसका कारण ये है, ये जो नमः शब्द है, ये शब्द कौन से शब्द से आया है, नमश।
नमः शब्द से आया है, नमः शब्द से आया है ये नमः। तो नमः शब्द के योग में उपपद होने के कारण से शिवाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका एक सूत्र भी है जो शायद अभी तुम लोग का जानने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बताते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वसत योगाच, ये अष्टाध्यायी का एक सूत्र है। इसके कारण से ही इस प्रयोग को हम लोग सिद्ध कर पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है गृहम अभित वृक्ष। अभित जो शब्द है उसका अर्थ है गृह के दो तरफ जो है वृक्ष है। तो ये जो अभित शब्द है इसके योग में गृहम जो हुआ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ पे एक वार्तिक सूत्र पाया जाता है। बोला गया है अभितो परितो समया निकषा हा प्रतियोगे योपी। तो ये वार्तिक सूत्र क्या है ये भी हम बाद में बताएंगे, ये हम लोग का आलोचना का विषय नहीं है। हम लोग का अभी आलोचित विषय है उपपद विभक्ति। तो इतना ही अभी हम लोग जानेंगे कि ये अभित पद उपपद होने के कारण से इसके योग में गृहम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ग्रामं निकोषा नदी, ये भी यहाँ पे ये जो निकोषा पद है इस निकोषा पद के योग में ग्रामं में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ये भी एक उपपद विभक्ति का एग्जाम्पल है। अब हम लोग जानेंगे, ये हम लोग का कारक विभक्ति हो गया, उपपद विभक्ति हो गया। अब हम लोग जानेंगे विशेषार्थ में कैसे विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मासम अधितः व्याकरणम, मासेन अधितः व्याकरणम। इस पहला जो वाक्य है इसमें बोला गया है एक महीने से व्याकरण पढ़ रहा है। कोई भी जो व्यक्ति है वो एक महीने से व्याकरण पढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक व्याप्ति बोला गया है। व्याप्ति माने समय की व्याप्ति, मतलब एक दीर्घ समय से एक महीने से कोई व्याकरण की चर्चा कर रहा है। तो ये जो समय की जो यह व्याप्ति बोली गई है इस अर्थ में यहाँ पे मासम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और ये जो दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे बोला गया है मासेन अधित व्याकरण, मतलब सिर्फ एक महीने से कोई व्याकरण पढ़ ही नहीं रहा है, उसका फल प्राप्ति भी हुआ है। इस फल प्राप्ति को ये फल प्राप्ति भी कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं अपवर्ग। अपवर्ग फल प्राप्ति या फिर अपवर्ग। तो फल प्राप्ति हो या फिर अपवर्ग हो, इसके अर्थ में मासेण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो ये हुआ विशेष अर्थ, मतलब विशेष अर्थ में विशेष विशेष विभक्तियों का प्रयोग। तो ये रहा हम लोगों का विभक्ति के ये जो 3 भागों के बारे में हम लोग ने जाना, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति और विशेषार्थ में जो विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो आशा करते हैं कि तुम लोगों को विभक्ति के बारे में विस्तार से समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट हो इस विषय में तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और भी इस तरह का वीडियो अगर पाना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।